दोस्तों ये है दुनिया का अमीर सिटी, जहाँ कुछ साल पहले चारों तरफ केवल रेत के टीले ही नजर आते थे। यहाँ तक कि ना ही उसके पास बाकी कंट्रीज की तरह खुद का अनाज उगाने की जमीन है और ना ही पीने के पानी का कोई नेचुरल सोर्सेज। हाँ, है तो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज का एक देश ही, इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि ये भी सऊदी अरब जैसे कंट्रीज की तरह तेल बेचकर ही मालामाल हुआ होगा, तो आपको बता दूं कि आज यहाँ ऑयल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% ही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो एक वक्त रेत का समुद्र होता था, आज वो लग्जरियस लाइफस्टाइल और बड़ी बड़ी चमचमाती बिल्डिंग की शान बन चुका है। आखिर ऐसा उसने क्या किया कि 40-50 सालों में ही इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस करके दुनिया का 3rd प्रोमिनेंट सिटी बन गया? ऐसी कौन सी जीनियस स्ट्रेटेजीज अपनाई जिससे वो सारी दुनिया के टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया? आइए समझते हैं बंजर रेगिस्तान से आलीशान दुबई बनने की कहानी। दोस्तों मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई 7 एमिरेट्स से बना एक ग्रुप है। इस 7 एमिरेट्स में एक है दुबई, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला एमिरेट है। शुरुआत करते 1822 से, जब दुबई में बानी यस जनजाति के करीब 700 से 800 लोग रहा करते थे। ये लोग तब मछली और मोतियों का काम करते थे और अपना पेट भरते थे। इस 18वीं सदी में ब्रिटेन, पुर्तगाल और कई यूरोपियन कंट्रीज की नजर इस छोटे रास्ते पर पड़ी, मगर सबसे पहले अंग्रेजों ने मिडिल ईस्ट से अफ्रीका और मिडिल एशिया तक बिजनेस करने के लिए दुबई की इंपोर्टेंस एक ट्रेडिंग स्टेशन के तौर पर समझी। उस वक्त अंग्रेजों ने दुबई पर शासन कर रहे बानी जनजाति के साथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए, जिससे दुबई की जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ने लगी। 1930 के दशक तक दुबई में केवल मोतियों का ही व्यापार हुआ करता था, मगर 1929 में आई एक महामंदी ने दुबई की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। इसके अलावा 1900 के दशक की शुरुआत में जापान ने मार्केट में आर्टिफिशियल मोती उतार दिए। इस वजह से धीरे धीरे करके दुबई में मोतियों का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया और दुबई की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। लेकिन 1958 में जब दुबई में शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम उनके नए लीडर बने, तब से दुबई का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। 1966 का साल भी दुबई के लिए कई मामलों में अच्छा रहा। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल को खोजा गया और उसके बाद दुबई ऑयल बेचकर कमाने लगा। मगर शेख राशिद जानते थे कि सिर्फ ऑयल से दुबई की किस्मत नहीं चमकने वाली। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि मेरे पिताजी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा फिर से ऊंट की सवारी करेगा। इसलिए उन्होंने दुबई में इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो आइए समझते हैं वो मल्टीपल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसने दुबई को अमीर बना दिया। जब दुबई की कमान शेख राशिद के हाथों में आई, उस वक्त दुबई के बंदरगाह कनेक्टिविटी रूट की तरह काम करते थे, जो धीरे धीरे एक अच्छा खासा ट्रेडिंग पॉइंट बनता जा रहा था। इसका मतलब यह है कि जब भी मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया के देश समुद्र के जरिए अपना व्यापार करते, तो उन्हें दुबई के रूट से होकर गुजरना पड़ता। इसलिए ये सबसे बिजी रूट बन गया। इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले शेख राशिद ने पहचान लिया। उन्हें इसमें दुबई का फ्यूचर दिखने लगा, इसलिए उन्होंने इस जोन को बड़ा करने का सोचा। उस वक्त ऑयल से जो भी रेवेन्यू बनता, उसका बहुत सारा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा देते। ऐसा करने के लिए उन्हें काफी लोन भी लेनी पड़ी और इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई। उन्होंने वहाँ पर ड्राई डॉक भी बनाया, जहाँ पर शिप्स की रिपेयरिंग की जाती। उस वक्त आसपास के एरिया में ऐसा कोई भी ड्राई डॉक नहीं था, जिससे वो जगह अब ट्रेडर्स के लिए और भी अच्छी बन गई। उन्होंने पोर्ट के आसपास के एरिया को डेवलप करके दुबई से कनेक्ट कर लिया। 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंध का टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। इसके अलावा उन्होंने इस ट्रेड जोन को कमर्शियल फ्री ट्रेड जोन बना दिया। इसका यह मतलब है कि यहाँ पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान स्टोर को लेकर कोई भी कमर्शियल चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस कमर्शियल फ्री ट्रेड जोन ने दुबई की अमीरी में 4 चांद लगा दिए और यह एरिया ट्रेडर्स के लिए स्वर्ग बन गया। दोस्तों 1979 में दुबई ने स्काई स्क्रैपर बनाने शुरू कर दिए। इन बिल्डिंग्स पर इंटरनेशनल इवेंट्स करके दुबई रेवेन्यू कमाता है। अपने यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई ने सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट मार्क्विस, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बना डाली, जिन्हें देखने आज लाखों की संख्या में लोग दुबई जाते हैं और दुबई को भी यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई की रेतीली बंजर जमीन में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा मिरेकल गार्डन भी मौजूद है। दुबई ने न केवल रेतीली बंजर जमीन का यूज किया, बल्कि उसने समुद्र को भी रहने लायक बना दिया। दुबई ने समुद्र में पहला मैन आइलैंड पाम जुमेरा बनाकर इतिहास रच दिया। इस आइलैंड में लग्जरियस हाउस, होटल, जिम, स्विमिंग पूल, हर चीज, हर लग्जरियस फैसिलिटीज देखने को मिलती है। इस आइलैंड पर उसने घर बेचकर भी काफी पैसे कमाए। दुबई के शासक हर चीज बेहतर करते हैं, इसके लिए वो दुनिया के
बेस्ट इंजीनियर आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी पैसा खर्च करना पड़े। आज दुबई ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब और 4th मोस्ट विजिटेड सिटी बन चुका है। अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस ग्राउंड और न जाने क्या क्या आज हमें दुबई में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब दुबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल बनाए जाने लगे होंगे, तब उनके लिए पानी कहाँ से आया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए दुबई ने ग्राउंड वाटर के साथ डिसैलिनेशन यानी कि समुद्र के पानी को पीने लायक पानी में कन्वर्ट करने के लिए भी कई तरीके खोज दिए। इससे आज दुबई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पानी सप्लाई करने में कैपेबल बना है। दोस्तों जहां हम रेत में एक कमरा बनाने का नहीं सोच सकते, वहां दुबई ने ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इन सभी स्काई स्क्रैपर्स, होटल्स और रियल एस्टेट्स के डेवलपमेंट में नो टैक्स रूल का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों अगर आप दुबई में रहते हैं तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसलिए दुबई की तरफ अमीर लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और जाहिर सी बात है कि अमीर लोग तो ज्यादा इंटरेस्टेड होते ही है प्रॉपर्टी खरीदने में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता। इस वजह से यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। इसके अलावा दुबई में जो स्काई स्क्रैपर बनाए जाते हैं, उन बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए दुबई की ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी होती है। दुबई में एक और खास बात यह है कि यहाँ सिटीजन से ज्यादा फॉरेनर है। यहाँ के लगभग 85% लोग बाहर के हैं। अब यहाँ जब लोकल लोग इतने कम है तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दुबई के लोगों ने तो बनाई नहीं होगी। दरअसल दुबई में एशियन कंट्रीज जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जगहों से लोग काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी एशिया की करेंसी से मजबूत है, इसलिए उन लोगों को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और दुबई को सस्ती लेबर मिल जाती है। इस बात को हमने बांग्लादेश वाले वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा दुबई में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज और उनके एम्प्लॉइज को शरिया रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते और टैक्स फ्री जोन्स, इंसेंटिव्स और गुड एनवायरनमेंट होने की वजह से यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ के जुडिशियल सिस्टम में ब्रिटिश जज है और लैंग्वेज इंग्लिश है, जो बात फॉरेन बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज को अट्रैक्ट करती है और दुबई की इकोनॉमी को हेल्प होती है। फ्यूचर की बात करें तो दुबई 2030 तक 25% बिल्डिंग्स को 3D प्रिंटिंग से बनाने का प्लान कर रहा है। हाइपरलूप ट्रेन्स बनाने का भी प्लान कर रहा है। जहां अबू धाबी से दुबई जाने के लिए 1 घंटा होता है, हाइपरलूप ट्रेन से ये रास्ता केवल 12 मिनट्स का ही रह जाएगा बस। यहाँ तक कि दुबई का कहना है कि वो एक टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी बनाएगा, क्योंकि दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी में पूरे एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। इस हिसाब से अगर हम सोचे तो दुबई धरती पर स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा है और दुबई की इस प्रोग्रेस से इंस्पायर होकर अबू धाबी, सऊदी अरब जैसे कंट्रीज भी कुछ ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और ऑयल पर से डिपेंडेंसी खत्म करने की राह पर चलते हुए फाइनेंस, सर्विस और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ाने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा और फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।